संस्कृति में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भाषा, साहित्य और संस्कृति का आपसी संबंध। क्योंकि भाषा हम पढ़ चुके हैं, साहित्य हम पढ़ चुके हैं, संस्कृति अब हम पढ़ेंगे। तो भाषा, साहित्य और संस्कृति। भाषा में हम अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य में हमारे विचार और भाव ही अभिव्यक्त होते हैं जो भाषा के बिना संभव नहीं है। और संस्कृति हमारे रहन सहन, हमारे भाव विचार जो हमारे परिवेश से, हमारे परंपरा से हमें मिले होते हैं, वो संस्कृति होती है। और हमारे ये समझ सकते हैं कि साहित्य में भाषा के माध्यम से हमारे भाव और विचार या हमारे रहन सहन के जो तरीके हैं, कलाएं हैं, वही सब आते हैं। यानी कि साहित्य हमारी संस्कृति का एक दर्पण कहा जा सकता है। हमारी संस्कृति उसी में समाहित होती है और हमारी संस्कृति जो संवर्धित, संरक्षित रहती है, वो भी साहित्य में भाषा के माध्यम से ही रह पाती है। उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ। आप सबको पता है कि भारत में पराठे खाए जाते हैं। उत्तर भारत में एक मुख्य भोजन है पराठा। आलू का पराठा, प्याज का पराठा और मूली का पराठा, गोभी का पराठा। अब अगर इस पराठा शब्द को आप दूसरी भाषा में करने लगें अनुवाद, तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति होती है वो हमारी ही भाषा में व्यक्त हो सकती है, दूसरी भाषा में व्यक्त आसानी से नहीं हो सकती। हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। इस रोटी चपाती को आप किसी दूसरी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो उसे ब्रेड कहेंगे, और ब्रेड और रोटी या चपाती में बहुत अंतर होता है। रोटी में भी आप नान और चपाती दोनों अलग अलग होंगी। नान को सेकने का तरीका अलग होता है और रोटी को सेकने का अलग होता है। तो ब्रेड से आप उसे अभिव्यक्त कहीं नहीं कर पाएंगी। पराठे, रोटी को दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो हमारी एक भाषा हमारी संस्कृति को ही प्रदर्शित करने का एक साधन कह सकते हैं, और साहित्य में हमारी वो संस्कृति संरक्षित रहती है। तो ये आपको संस्कृति का मैंने थोड़ा सा बताया, यानी कि हम कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे नहाते हैं, और किस तरह से हमारे उत्सव मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, वो सारा संस्कृति का एक एक अंग होता है। कैसी हमारे यहाँ चित्रकारी होती है, कैसी कला हमारे होते हैं, कैसी कविताएं लिखी जाती हैं, कैसी कहानियाँ लिखी जाती हैं, यानी A to Z हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा हमारी संस्कृति में आता है। संस्कृति की एक ये पहचान होती है कि वो हम अपने आप से विकसित नहीं करते, बल्कि परंपरा से हमें कुछ चीज़ें मिली होती हैं और उन्हीं को हम कुछ कुछ संशोधित करते हुए, संवर्धित करते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे शादी परंपरा से मिली, हमें परंपरा से मिली कि हम अग्नि के साथ फेरे लेकर अपने यहाँ शादी संपन्न करते हैं, या मंदिर में देवताओं को साक्षी मानकर अपनी शादी संपन्न करते हैं, और 7 जन्मों का जन्म जन्मांतर का हम शादी करने के बाद रिश्ता मान लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है जो हमें परंपराओं से मिली होती है। अब हम पाठ पर जाते हैं। तो पाठ में भारतीय साहित्य, संस्कृति और हिंदी भाषा, इसमें हम पहले भारतीय साहित्य पर बात करते हैं। तो भारतीय साहित्य नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं कुछ विद्वान मानते। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय साहित्य का तात्पर्य आप किसे कहोगे, किससे लोगे। यानी कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, और सभी भाषाओं में कमोबेश कुछ साहित्य लिखा गया है। अब आप उसमें से कौन से साहित्य को भारतीय साहित्य मानेंगे? यानी कि अगर एक भाषा के साहित्य को भारतीय भाषा साहित्य मान लेंगे, भारतीय साहित्य, तो बाकी भाषाओं का क्या होगा? और सारे भाषाओं को आप भारतीय साहित्य कैसे मान सकते हो? डॉक्टर रामविलास शर्मा सीधा सीधा कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा मान लें कि भारतीय साहित्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन ऐसा मानना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता, विविधता में एकता है। विविध भाषाएं भले विविध क्षेत्रों में
विविध भाषाएं बोली जा रही हैं, लेकिन उनकी सबकी मिला के अगर देखा जाए तो संस्कृति एक है। जैसे जब गेहूं की रबी की फसल आने का समय होता है तो सभी जगह, पंजाब में अलग त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में क्या मान होता है वो संक्रांति, मकर संक्रांति मनाया जाता है। ऐसे ही जगह जगह कहीं बैसाखी मनाते हैं, कहीं कुछ पंजाब में बैसाखी मनाते हैं, हर जगह ये त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली के समय कुछ दूसरे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उस समय सभी के यहाँ अलग अलग नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। होली में मौसम परिवर्तन होता है तो तब अलग अलग नाम से त्यौहार सभी प्रदेशों में मनाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संस्कृति सबकी एक है, भले ही भाषा अलग हो। उत्तर प्रदेश में दाल रोटी सब्जी खाई जाती है, बिहार में चावल खाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चावल खाया जाता है। दक्षिण भारत में उन्हीं चावलों का इडली बना लिया जाता है। पंजाब की तरफ चलते हैं तो मक्के की रोटी और साग, यानी कि वही मक्का की रोटी हम यहाँ भी खाते हैं, साग भी खाते हैं। तो कोई कुछ ना कुछ ऐसा है कि मिली जुली सबकी संस्कृति है। तो भारतीय साहित्य की जब हम बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य का समुच्चय भारतीय साहित्य हो सकता है। यानी कि सारी भाषाओं को एक जगह अगर मिला लिया जाए और उनके साहित्य को भी एक ढेर में मिला लिया जाए तो सारा मिला के भारतीय साहित्य कहा जा सकता है। आमतौर पे साहित्य की पहचान उन भाषाओं द्वारा ही की जाती है जिनमें वे रचे जाते हैं। जैसे मैथिली भाषा में रचा गया तो मैथिली साहित्य, हिंदी भाषा में रचा गया तो हिंदी साहित्य, तमिल भाषा में लिखा गया तो तमिल साहित्य। इस भाषा साहित्य के समीकरण के बगैर किसी साहित्य को समझना नामुमकिन है, मुश्किल है। अगर हम उस भाषा साहित्य को ना कहें, जैसे ये तमिल साहित्य है, तमिल भाषा में लिखा हुआ तमिल साहित्य, अगर हम इस बात को इस तरह ना स्वीकार करें तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तमिल भाषा में लिखा गया है वो तमिल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जो हिंदी भाषा में लिखा गया है वो उत्तर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगर मैथिली में, भोजपुरी में लिखा गया तो वो बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा और कुल मिला के हम उसे एक संस्कृति या एक भारतीय साहित्य कह सकते हैं। जैसे बोली, हम हिंदी भाषा को समझते हैं तो हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ हैं, अलग अलग बोलियाँ हैं, उनमें कुछ ना कुछ साहित्य भी रचा गया है, पर कुल मिला के हम उसे हिंदी भाषा का नाम देते हैं। ऐसे ही साहित्य जिस भाषा में भी लिखा हुआ हो, जिस क्षेत्र की भी संस्कृति उसमें प्रदर्शित हो, उसे अलग पढ़ेंगे और फिर उसको एक हिंदी भारतीय साहित्य मानेंगे। जाने माने विद्वान निहार रंजन राय कहते हैं कि साहित्य भाषा में ही अवगुंठित होता है और भाषा एक ऐसी सांस्कृतिक घटना है जो निर्धारित होती है। यानी कि जो भी साहित्य होता है वो किसी न किसी भाषा में ही लिखा होता है और भाषा एक सांस्कृतिक घटना है। जैसे मैंने अभी बताया कि पराठा एक घटना है कि एक किसी ने चीज़ बनाई, आटे में आटा गूंदा, सिंपल रोटी बनती थी, लेकिन किसी ने एक ऐसी अलग से चीज़ बना दी कि उसमें आलू भरा और ऊपर से उसमें घी लगा दिया, तो उसको नाम दे दिया पराठा। यानी कि वहाँ की एक संस्कृति थी इस तरह का भोजन खाना, और फिर भाषा में उसको अवगुंठित, यानी भाषा में उसको कह दिया पराठा। तो जो भाषा होती है वो संस्कृति में ही, जो साहित्य होता है वो भाषा में अवगुंठित होता है, और जो भाषा होती है वो भाषा एक सांस्कृतिक घटना होती है। संस्कृति मतलब किसी भी क्षेत्र के रहन सहन, सोचने का, कुछ भी काम करने का जो एक तरीका होता है और जो उन्हें परंपरा से मिला होता है, या उस परंपरा को वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया, आटे की पहले गील आटे की रोटी बन रही थी और उसमें अगर हमने आलू भी भर दिया और फिर ऊपर से घी लगा दिया तो वो संस्कृति का संवर्धन, यानी उसको आगे बढ़ाना हो गया है। और ये एक घटना होती है, सांस्कृतिक घटना, यानी कि हमारे खाने के तरीके में एक और घटना घटित हुई। और वो कहते हैं कि किसी एक भूखंड यानी किसी भी एक क्षेत्र और उसके सामाजिक राजनीतिक निक्षेपों से, जो समाज में काम करते रहते हैं उसमें वो निक्षेप मतलब ऊपर से डाला हुआ।
तो ऐसी सांस्कृतिक घटनाएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक भी हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, वो उसमें बढ़ती रहती हैं और वो संस्कृति हमारी आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद हम आते हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा को। हाँ, भारतीय साहित्य की जो अवधारणा है, जैसे हमें अभी कह रहे थे कि रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय साहित्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमें ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन हम इस भारतीय साहित्य है इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं, और वो हमारी ऐतिहासिक ज़रूरत भी है। यानी हम क्यों मान लें कि भारतीय साहित्य चाहे किसी भी भाषा में लिखा गया हो, भारत के किसी भी क्षेत्र का लिखा गया हो, वो भारतीय साहित्य, उसके मानने के पीछे क्या कारण है, हम उनको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में राष्ट्र और राज्य और राष्ट्रीय साहित्य एक ही ऐतिहासिक आंदोलन की उपज थे, पर भारत द्वारा राष्ट्र को दर्जा पाने से पहले, यानी कि जब तक भारत को एक राष्ट्र हम नहीं कह सकते थे, तब भी, उससे पहले भी भारतीय साहित्य ने अपनी सभ्यतागत और ऐतिहासिक एकता हासिल कर ली थी। कैसे कर ली थी कि जब यहाँ पर देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम आधुनिक काल जिसे कहते हैं, जब तक आधुनिक काल नहीं था, उससे पहले हमारे जो दूर दूर राज्य छिटके हुए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उन सब में एकता आ गई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे 1857 में जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसमें चाहे तमिलनाडु के लोग हों चाहे उत्तर भारत के लोग हों, सभी एक सूत्र में एक मानसिकता से लड़ रहे थे आज़ाद होने के लिए। जो नए नए विकास हुए उनमें सब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सब ने एक ही साथ अपनाया। लड़ने के लिए भाषा, गांधी जी ने भी कहा कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम सब एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। तो हिंदी जो उत्तर भारत की भाषा है, सबसे पहले इसे प्रमोट किया गया तो दक्षिणी भारत से किया गया, और दक्षिणी भारत से हिंदी का विकास, प्रचार और प्रसार होता रहा था। और इस बिहार हो चाहे राजस्थान हो, सभी ने हिंदी भाषा को अपनी बोली से ऊपर स्वीकार किया था। भारतीय साहित्य की एकता हम संस्कृत साहित्य में भी देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य में अब दक्षिण में, उत्तर में हर जगह संस्कृत का साहित्य रचा गया। जो तमिल की जो हमारी दक्षिणी भारत की भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत के शब्द बहुत अधिक बहुतायत से मिलते हैं। और अगर हम आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो आधुनिक साहित्य का विकास भी लगभग एक ही समय में होता दिखाई देता है, और वह समय है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। उस आधुनिक युग में हमें नवजागरण की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। यानी कि 1857 में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो तब हमारे देश में सभी में नवजागरण, यानी कि जो रूढ़ियाँ कुछ आ गई थी हमारे में, जैसे सती प्रथा थी, विधवा विवाह निषेध प्रथा थी, उन सब पे विजय पाई गई। छुआछूत से मुक्ति पाने का भी संघर्ष उस समय चले, यानी कि जो सो चुके थे हमारे ज्ञान, उसको जगाने का प्रयास किया गया था। इस नवजागरण में सभी भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं थी, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से सुधारवादी आंदोलन शुरू होते हैं, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी प्रयास हैं, वो और तेज हो जाते हैं। यहाँ तक कि सशस्त्र संघर्ष भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी भाषा का, इसमें भारतीय साहित्य में हमारी भाषा किस तरह से काम करती है। नवजागरण काल में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का एक नया चेहरा सामने आता है, तो वह हमारी हिंदी भाषा के माध्यम से आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महिला है, और झांसी की रानी नाम की कविता लिखती है, जो
लोगों में, जनता में उत्साह भरती है, वीरता भरती है और अपने गौरव को याद दिलाती है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक फूल की अभिलाषा, यानी कि एक फूल भी हमारे देश का ये अभिलाषा रखता है, ये इच्छा रखता है कि मुझे फेंक दे ना बनमाली, उस जिस पथ जाएं वीर अनेक, यानी कि जिस पथ में बहुत सारे वीर देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, मुझे अगर उस रास्ते में फेंक दोगे तो मुझे ज़्यादा गर्व की अनुभूति होगी एक माला का फूल बनने से। तो ये सारी जो भावनाएं अभिव्यक्त हुई है हमारी हिंदी भाषा में हुई, और उस जो देश की लड़ाई के लिए ज़रूरी थी उन बातों को हमारी हिंदी भाषा में अभिव्यक्त किया गया। इसके बाद स्वच्छंदतावाद आता है हिंदी में, यानी कि स्वच्छंदतावाद छायावाद का ही एक रूप था, जिसमें जो बंधी बंधाई चीज़ें थी उनसे स्वच्छंदता के गीत गाए गए थे। और स्वच्छंदता के गीत जब गाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे कवि हैं श्रीधर पाठक हैं, और श्रीधर पाठक के बाद राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे आदि भी स्वच्छंदता के गीतों को आगे बढ़ाते हैं। फिर प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, और प्रगतिशील लेखक का जो लेखन का मुख्य एजेंडा था वो ये था कि दलित, दबे कुचले जो लोग हैं, जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं, उनकी मेहनत पर कुछ पूंजीपति ऐश करते हैं, सुख की ज़िंदगी बिताते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा साहित्य रचा जो शोषक वर्ग को तिरस्कार उनका करता था, और जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनकी सहानुभूति में वो गीत गाए, उन्होंने कविताएं रची। तो उस समय भी जब प्रगतिशील कविताएं लिखी जा रही थी तो हर भाषा का साहित्य अगर उस समय का देखेंगे तो वो सबके साहित्य में वही भावना आ रही है कि पूंजीपतियों का विरोध करके, उनकी भर्त्सना करके शोषित पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त की जाए। यानी कि चाहे हिंदी की हो, तमिल की हो, बिहारी की, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, किसी भी भाषा का साहित्य उठाकर देख लीजिए तो सब में कमोबेश वही विचारधारा आगे बढ़ती दिखाई देती है। साहित्य की नई चेतना को अगर हम देखते हैं तो वो सबसे पहले काव्य विधा में ही प्रस्फुटित हुई है, और ये चाहे नई कविता किसी भाषा में भी लिखी गई थी, सभी में, हालांकि नई कविता का जो की अवधारणा थी ये हिंदी से चली, लेकिन जो नई कविता में नए नए प्रयोग अज्ञेय ने दिखाए, नई भाषा का नया नया प्रयोग था, नए प्रतीक, नए बिंब नई कविता में आए, तो उसी समय सभी भाषाओं की कविता में नए बिंब और नए प्रतीक आने शुरू हो गए थे। आधुनिक साहित्य में कुछ नई प्रवृत्तियों का उभार भी लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में एक साथ दिखाई पड़ा। जैसे एक महिला अस्मिता का सवाल है, दलित अस्मिता का सवाल है, तो कुछ महिलाओं ने अपने विचार लिखे, पुरुषों ने भी महिलाओं के लिखे, लेकिन जब महिला साहित्य जब एकदम से उभर के आया तो हर भाषा में महिला साहित्यकार दिखाई दी, और जो महिलाओं की वो पीड़ा है जो अब तक किसी ने नहीं कही थी, वो पीड़ा भी साहित्य में दिखाई देने लगी। इसी तरह एक दलित साहित्य की अवधारणा है। हालांकि दलित साहित्य सबसे पहले मराठी में लिखा गया था, मराठी भाषा में। मराठी में लिखी हुई आत्मकथा इस विधा को एक नया आयाम देती हैं, लेकिन केवल मराठी में नहीं लिखा गया, मराठी से शुरू हुआ और फिर सभी भाषाओं में दलित लोगों ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया। जैसे हमने अभी एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन लिखी, तो वो बताते हैं कि दलित भाषा में उन्होंने सुदामा पाटिल से मराठी भाषा सीखी, और मराठी भाषा में जो दलित साहित्य लिखा जा रहा था उससे प्रेरित होकर उसने भी दलित साहित्य लिखा। क्योंकि वो चूड़ा जाति से आते थे, तो चूड़ा जाति जो मैं आपको एक बता देती हूँ कि चूड़ा जाति में क्या है। एक तो वो साफ सफाई का काम करते थे, और उत्तर भारत में एक ऐसी परंपरा कहिए या विकृति कहिए समाज की, कि जो साफ सफाई करते थे, भंगी भी उन्हें बोलते हैं, चूड़ा भी बोलते हैं, उन परिवारों में कुछ तो हर 6 महीने अनाज दिया जाता था, पुराने कपड़े दिए जाते थे, और डेली 1 या 2 रोटी हर घर से वो लेके जाते थे। और मतलब मांग कर खाना, दूसरों के घर जाना,
हालांकि वो परिश्रम किया था, लेकिन परिश्रम के लिए उन्हें दूसरों से मांगना पड़ता था, हक से नहीं ले सकते थे। और कई बार मेहमान आए या कुछ कार्यक्रम ऐसा हुआ तो उसमें जो जूठन बचती थी वो जूठन भी उन भंगी लोगों को, चूढ़े लोगों को दी जाती थी। और ऐसा भी होता था कि जब हमारे घरों में कोई कार्यक्रम होते थे, मतलब सवर्णों के यहाँ कार्यक्रम होते थे, तो दलित को, यानी कि जो भंगी, चूड़ा, चमार होते थे, इनको सबसे बाद में खाना दिया जाता था जब सब खा चुके होते थे। तो इससे लोग अपमान का अनुभव कर सकते थे। और उस जो सदियों से चला आ रहा था, वो अपमान जो घुटन और कुंठा का कारण बन रहा था, जब दलित साहित्य लिखा जाने लगा तो वो सारे मन की बातें साहित्य में निकल कर आई। तो महिला साहित्य और दलित साहित्य, ये सब इसी बात को प्रेरित करती हैं, इसी बात को बताती हैं कि जब कोई मन की बात बहुत ज़्यादा भर जाती है और परिस्थिति उस तरह की बनती है, तो पूरे देश में हर भाषा में वो साहित्य या वो विचार लिखे जाते रहे हैं। हमारा भारतीय साहित्य भाषा को लेकर कभी विभाजित भी नहीं रहा। जिसे हम भारतीय साहित्य की संज्ञा से अभिहित करते हैं, उसमें विषय वस्तु, रूप, विन्यास, सरोकार, अनुभव, प्रभाव, दिशा, आंदोलन को लेकर अद्भुत समानता रही है, जो अभी हमने बताई है कि चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, उसमें एक ही विचार सब भाषाओं में एक समय में आया है, एक ही सरोकार, जो मुद्दे उठे वो हर भाषा में उठे। तो इसलिए उसमें ये विचार आना कि ये भारतीय साहित्य नहीं है, ये भारतीय साहित्य, ऐसा नहीं माना जा सकता। और सभी को हम भारतीय साहित्य इसलिए मान सकते हैं कि भाषा भले ही अलग थी, संस्कृति भले ही क्षेत्रवार अलग हो, लेकिन जब जो बात कही जाती है वो एक ही ढंग से, उनके मन में एक ही तरह की बात आती है और एक ही तरह की बात को उसमें सब भाषाओं में, सभी क्षेत्रीय बोलियों में लिखा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर गुड़ खाता है कोई, तो गुड़ चाहे तमिल का खाए चाहे उत्तर भारत का खाए, वो मिठास ही लगेगा, भले उस मिठास को नाम कोई कुछ भी दे दे, और एक ही तरह से उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। संस्कृति और भाषा का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। भाषा संस्कृति पर निर्भर है और संस्कृति भाषा पर निर्भर है। भाषा संस्कृति पर निर्भर कैसे है? जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पराठा बनने की घटना ही समाज में नहीं बन रही है किसी संस्कृति में, तो पराठा शब्द नहीं आएगा। यानी कि भाषा तभी बनेगी जब कोई सांस्कृतिक घटना घटती है और वो फिर बढ़ती है आगे। और संस्कृति कैसे भाषा पर निर्भर है? संस्कृति भाषा में ही अपने आप को संरक्षित रख सकती है। अगर पराठा शब्द ही नहीं होगा तो वो पराठा विलुप्त हो जाएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा आगे कि पराठा क्या चीज़ होती है। यानी कि संस्कृति अपने आप को भाषा में ही सुरक्षित और संरक्षित रखती है। जैसे हमारे यहाँ फेरों की रस्म है, तो फेरों की रस्म के लिए सांस्कृतिक घटना ये है कि अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लड़का और लड़की लेते हैं। शादी के समय पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं। ये सांस्कृतिक घटना हुई। पर 7 फेरे, जन्म जन्मांतर का संबंध या 7 जन्मों का संबंध, ये भाषा में ज़रूरी है। यानी कि भाषा अगर हमारे पास नहीं होगी, 7 फेरे अगर हम भाषा में नहीं बोल पाएंगे, संरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो वह सांस्कृतिक घटना यानी संस्कृति हमारी लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें भाषा की, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में हमारी संस्कृति, या मैथिली भोजपुरी में मैथिली भोजपुरी की संस्कृति, तमिल में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में वहाँ की जो संस्कृति है वो सुरक्षित रह सकती है। इसलिए हमें सारी भाषाओं को सुरक्षित और संवर्धित करते रहना है। और ये हमारी अपने जो मूल भाषा में हम उनकी एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। यानी कि जो तमिल से संबंधित है वो तमिल भाषा को सहेज कर रखें, तभी वहाँ की संस्कृति सुरक्षित रह सकेगी। वरना जो पॉपुलर कल्चर, हम 1-2 दिन में आपको पढ़ाएंगे, पॉपुलर कल्चर की बाढ़ में सारी संस्कृतियाँ बह जाएंगी। एक 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो 1000 से 1400 ईस्वी तक हमारी हिंदी भाषा अपने निर्माण काल में थी। और 1400 के बाद जो हिंदी भाषा है वो तेज़ी से बढ़ी
और आधुनिक रूप तक आ पहुंची थी। और इस भाषा में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व एक पाली भाषा थी। उसमें हमारे बौद्ध धर्म आया था। बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, उन्हीं में से कुछ सिद्ध आए थे और सिद्धों ने प्राकृत भाषा में अपनी कुछ वाणी लिखी थी। पहले पाली में थी, फिर वो प्राकृत में लिखी गई और उन्हीं का अनुसरण करते करते कबीर ने सिद्धों की वाणी का अनुसरण करते करते कबीर ने कुछ उलट भाषाएं लिखी और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। यानी कि जो हमारी संस्कृति में ये घटना थी, अब गौतम बुद्ध का जब नाम सुनते हैं तो आपको याद आता होगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का आविष्कार उस वैदिक धर्म के विरोध में किया था जिसमें छुआछूत और आडंबर बहुत अधिक हो गए थे। गौतम बुद्ध की आपने घटना सुनी होगी कि वो अपने पिता के राज्य से चुपचाप निकल गए थे और 2-3 घटनाओं को देखकर निकल गए थे जो छुआछूत से संबंधित थी। आदमी एक मर गया, उसकी शव यात्रा को देखकर उनके मन में विरक्ति आई थी। तो इस छुआछूत को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और उसके बाद जो कबीर दास हैं वो भी जो बाह्य आडंबर हैं, छुआछूत है या हिंदू मुस्लिम धर्म करके लड़ाई है, उन सब के विरोध में कबीर ने अपनी कविताएं लिखी। यानी कि एक सांस्कृतिक घटना जो वहाँ से शुरू हुई थी गौतम बुद्ध से, वो फिर कबीर तक भी आकर ख़त्म नहीं होती है बल्कि वो संवर्धित होती रहती है। उन्हीं बातों को अपनी बदलती हुई भाषा में आगे बढ़ाते रहते हैं। 14वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी भाषा एक परिपूर्ण रूप लेकर हमारे सामने आती है और इसमें भक्ति काल भी आता है और भक्ति काल को विद्वानों ने हिंदी का स्वर्ण काल कहा है। जबकि उस समय जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं ये हिंदी नहीं बोली जाती थी, उस समय ब्रिज भाषा बोली जाती थी। और मतलब बोली तो बहुत सारी बोलियाँ जाती हैं। जो साहित्य लिखा जाता था, भारतीय साहित्य जो पूरे भारत में था, वो ब्रिज भाषा में लिखा जा रहा था या उसके बाद सेकंड नंबर था अवधी भाषा का। इसके बाद अगर हम पहले अवधी भाषा में ही देखें तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, पद्मावत अवधी में ही जायसी ने लिखा, सूरदास ने ब्रिज भाषा में अपना सूरसागर लिखा और इन सब में जो मानवीय अभिव्यक्तियाँ हैं वे हुई हैं। यानी कि जैसे अगर रामचरितमानस में देखें तो उसमें भाई भाई का प्यार, माता बेटा का प्यार, माता पिता पुत्र का प्यार और जनजातियों के साथ कैसे निषाद के साथ वो प्यार करते हैं, कैसे भीलनी से प्यार करते हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है किस तरह से व्यवहार करते हैं वो हमें रामचरितमानस में दिखता है। सूरसागर में किस तरह से कृष्ण जी और गोपियों का प्यार होता है, किस तरह यशोदा जो जिसको पैदा भी नहीं हुआ था श्री कृष्ण, वो भी अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार उसे करती है। तो ये हमारी सारी संस्कृति इनमें आगे बढ़ती दिखाई देती है। फिर रीति काल है। रीति काल में नई तरह से चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, इन सब में एक नई ऊंचाई पर ये हमारी कलाएं पहुंची जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। और 18वीं-19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ कैसे वातावरण बनता है और देश में, पूरे देश में एक चेतना और एक ऐसी कसमसाहट होती है कि कैसे हम एक होकर जाति, धर्म, क्षेत्र का भेदभाव भुलाकर कैसे हम इस गुलामी से मुक्ति पाएं। और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा रही थी कि जो इनमें सब में एक सब पूरे देश को, विविध क्षेत्र को, विविध भाषाओं को, विविध धर्मों को एकता के सूत्र में बांध पाई थी। ना हिंदू था कोई, ना मुसलमान था कोई, ना कोई उत्तर भारत का था, ना कोई दक्षिण भारत का था, एकमात्र सब भारतीय थे। और ये हिंदी भाषा केवल और केवल भारत में नहीं है, भारत से अलग भी जो हिंदी भाषा में लिखते हैं उसे हम भारतीय साहित्य मान सकते हैं। हिंदी भाषा में या हिंदी की किसी भी बोली में, जैसे अगर हम बात करें सूरीनाम में कुछ हमारे हिंदी भारत के लोग जाकर बस गए थे और उन्होंने वहाँ की भाषा और जो वो यहाँ से भाषा लेकर गए थे उन दोनों को मिलाकर एक अलग भाषा बनाई थी।
और जो सूरीनाम में गए थे वे भारत के भोजपुरी भाषा वाले अवधी क्षेत्र के लोग गए थे, और उन्होंने वहाँ पर जो भाषा बनाई, एक मतलब वहाँ के संपर्क में आए, कुछ वहाँ के शब्द थे, कुछ अपने यहाँ से जो सीखी हुई थी वो थे। इस दूसरी भाषा का नाम इन्होंने सरनामी हिंदी रखा, और उस सरनामी हिंदी में अभी वो अपनी बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं। उसे भी हम भारतीय साहित्य में ही मान सकते हैं। मॉरिशस में भी हमारे देश के लोग गए थे, और वहाँ भी कुछ लोग जो यहाँ से भाषा सीख कर गए थे, अपने साथ रामायण, रामचरितमानस या और भगवत गीता वगैरह वगैरह वो लेकर गए थे, और उस भाषा को उन्होंने अभी भी छोड़ा नहीं था, अपने बच्चों को आगे सिखाते रहे थे। हालांकि जब संपन्न वे हो गए हैं और उन्हें वहाँ के लोगों में कुछ अपने आप को कमतर महसूस होता है, तो वो वहाँ की भाषा में भी काम करते हैं, लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, और उसमें अपनी उस संस्कृति को वो जो बड़े हैं वे अपने बच्चों में अपनी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहते हैं। ट्रिनिडाड में भी हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं, और वे अपनी भाषा और संस्कृति को, मतलब भाषा के माध्यम से संस्कृति को अपने बच्चों में आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय भाषा और भारतीय भाषा में जो 1652 भाषाएं वो सभी भारतीय भाषाएं हैं, और उनमें जो भी साहित्य रचा जाता है वो सारा भारतीय साहित्य, और चाहे वो किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, और किसी भी भाषा की और किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा में किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को क्यों ना दिखाया गया हो, वो सभी भारतीय साहित्य है। क्योंकि भले ही उसमें विविधता दिखाई देती हो, लेकिन वास्तव में विविधता नहीं है। विचार और सोच सबकी एक समान है, भले ही उनके खाने में, पहनने में कुछ अंतर दिखाई देता हो।